डीडीसी चेयरमैन्स के पास जिनका बड़ा हाई प्रोटोकॉल है, प्रॉपर ऑफिस नहीं है। उनके पास टेलीफोन के पैसे नहीं है। उनके पास मतलब उनके ऑफिस में लोग जाएंगे तो उनको अटेंड करने के लिए कोई सिस्टम ही नहीं है, कुछ नहीं है। अब फाइनेंस कमीशन बनना था, लेकिन जितनी भी फंडिंग होती है उसके सारे रूल्स प्रोसीजर सब कुछ टाइट करके सेक्रेटरीट से आता है। वहीं से ऑर्डर आते हैं, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, क्या करना है, खर्च कैसे करना है, खर्च कैसे नहीं करना है, कितना देना है, कितना नहीं देना है, ये तो सब वहाँ से डिसाइड होता। तो अब हम रबर स्टैंप नहीं हुए तो और क्या हुए? देखे ना, बेसिक साल हो गए यहाँ पे कोई इलेक्शन नहीं हुआ है। लोगों में तो एक अनरेस्ट तो है, अनसर्टेनिटी तो है, अंदर से एक परेशानी तो है, एक्सेसिबिलिटी नहीं है। ठीक है ना? एक आम आदमी को डीसी नहीं सुनेगा तो क्या कर लेगा वो बेचारा आज? बताइए ना। निकाल देगा कमरे से बाहर, बोलेगा नहीं आओगे आप यहाँ। क्या कर लेगा वो आज? क्योंकि प्रोसेस डेमोक्रेसी का ऐसे चलता है कि हर एक के ऊपर एक जो है अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम होता है, और उसमें जो पॉलिटिशियन होता है, जो रिप्रेजेंटेटिव हो लो, उसकी अकाउंटेबिलिटी लोगों के पास होती है। बिल्कुल। जब वो अकाउंटेबिलिटी का पूरा साइकिल ही ब्रेक कर गया है, जब वो अकाउंटेबिलिटी के पूरे का पूरा साइकिल ब्रेक कर गया है, तो फिर जिसको जो मर्जी आएगी, जिसकी ताकत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी ताकत है ताकत। आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया। मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं डीडीसी काउंसलर फ्रॉम डोडा, एडवोकेट असीम हाशमी जी। सर स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। शुक्रिया, थैंक यू। हाशमी साहब, अगर बात करें हम आप एक डीडीसी काउंसलर हैं, और ख़ासकर बात करें हम जिस इलाके से आप जीत करके आए हैं, भाजपा के काफ़ी कद्दावर नेता को आपने टक्कर दी थी। कौन थे वो नेता और कैसा रहा वो दौर? देखिए, पहले तो मैं इंट्रोडक्शन दे दूं कि डीडीसी काउंसिल के इलेक्शन, लोगों के अंदर थोड़ा सा इसको लेकर बड़ा कन्फ्यूजन है। यहाँ हर चीज़ का कन्फ्यूजन है, ये भी क्लियर कर दें। डीडीसी काउंसिल का इलेक्शन पार्लियामेंट में पंचायती राज एक्ट की अमेंडमेंट करके किया गया था नवंबर 2020 में, और अचानक ही अनाउंस हुआ था। तो काइंड ऑफ इंटरिम अरेंजमेंट था ये गवर्नमेंट का, कि पब्लिक की कहीं पे भी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, आवाम की नुमाइंदगी नहीं है, तो आवाम की नुमाइंदे बनाने के लिए डीडीसी का इलेक्शन। तो खैर मैं उस वक़्त जो था कोई एक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं था, और प्रोफेशनली वकालत में ही बिज़ी रहा। मैं प्रोफेशनल लॉयर हूँ, पूरा इस वक्त भी आप हाई कोर्ट में देख रहे हैं। तो उस सिचुएशन में जो जेरीमेंडरिंग की गई थी इनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की, तो एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूंसी क्रिएट की गई थी। परिहार साहब हैं हमारे, शक्तिराज परिहार, वहाँ के एक्स मिनिस्टर एंड वाइस प्रेसिडेंट स्टेट बीजेपी के, उनके लिए। और उसको ऐसे बनाया गया था कि ही वाज द ही वुड हैव हैड अ केक्स वॉक, एंड दैट वाज द स्टोरी। लेकिन फिर लोगों ने फैसला किया और मुझे उतार दिया, और विद द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी सबके सामने है, विद अ ह्यूज मार्जिन। और उसी वोट बैंक से जिस पे वो चलते थे, और जिस वोट बैंक के ऊपर वो पॉलिटिक्स करते थे, उसी वोट बैंक से वोट मिलके हमने वो इलेक्शन जीता, और वो सबसे बड़ी खुशी की बात थी। लेकिन उस इलेक्शन के बाद जो काउंसिल्स हैं वो इतनी कोई इफेक्टिव नज़र नहीं आ रही हैं। मैं प्रैक्टिकल पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ आपको, जिस तरह के दावे किए गए थे, वादे किए गए ऐसा थे। कुछ भी नहीं है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, मैं कॉन्स्टिट्यूशन का स्टूडेंट हूँ, बिल्कुल। और कॉन्स्टिट्यूशन की अपनी मोरालिटी होती है जिस पे पूरी स्टेट फंक्शन करती है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे ही स्टेट फंक्शन करती है आपकी। अब कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल जो है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, और ये इस्टेब्लिश्ड है कि इनएलिएनेबल है, जो मैंडेटरी है, जो जिसको हटाया नहीं जा सकता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल की जो स्पिरिट है और थीम है, वो दो चीज़ों पे खड़ी है। एक तो ये कि इंडिया शैल बी सेकुलर, सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सो डेमोक्रेसी जो है वो फंडामेंटल हॉलमार्क है, जो आपके स्टेट के रन करने का कॉन्स्टिट्यूशन का स्पिरिट है। अब जहां हम खड़े हैं, दूसरी चीज़, उसका दूसरा एक ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है, द स्टेट शैल बी गवर्नड बाय द प्रिंसिपल। जो हम बच्चे की ज़ुबान पे जब हम स्कूल में पढ़ते थे, हमें पढ़ाया करता था, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लेकिन जहाँ मैं खड़ा हूँ,
पिछले 9 साल से यहाँ पे लोगों की कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। देयर इज़ नो असेंबली इन एग्जिस्टेंस फॉर ऑल टेक्निकल पर्पसेस। अगर हम देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे सस्पेंड चल रहा है इस हद तक, ठीक है। ना कोई असेंबली है, ना कोई रिप्रेजेंटेशन है, कुछ भी नहीं है। उसको इंटरिम अरेंजमेंट बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काउंसिल का क्रिएशन किया गया है कि कम से कम बाकी नहीं तो चलिए डेवलपमेंटल मैटर्स और बाकी चीज़ों में काउंसिल जो है वो उसकी से होगी और वो चलाएंगे। मैं आपको बड़े उसूक से कहूँगा, पता नहीं बाकी काउंसलर शायद शर्माते हुए ये बात कहने में कि वी आर नथिंग मोर देन रबर स्टैम्प्स, नथिंग मोर देन एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है ना। अभी चलिए डोडा में मैं आपको बताता हूँ काउंसिल किस हिसाब से फंक्शन करती है। चलिए चेयरमैन साहब हमारे बीजेपी के हैं, उनसे पूछिए, अगर दिल की बात कहेंगे तो क्या सूरत हाल है। हो सकता है पार्टी लाइन की वजह से थोड़ा सा खामोश रहें, लेकिन जाके पूछ लीजिए ना उनसे। दे आर नॉट सिस्टम जो चल रहा है इस वक्त, ये हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। ये तो जो है सारे फैसले सेक्रेटरीट से होते हैं और वहाँ किसी को कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और हमको लोगों के पास अकाउंटेबल करके जो लोग हमको पकड़ते हैं, अब हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिसर्स को कहेंगे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑफिसर्स को भी, मोस्ट ऑफ ऑफिसर्स को हमने मजबूर पाया, परेशान हैं। मुलाजिम भी, जितना भी तबका हमारा, छोटे छोटे मुलाजमों को उलझा के रखा है पता नहीं किन किन चीज़ों में। ये भी बता दूं, हमने पहले भी देखा, अब भी देखा है कि पहले जो प्रोडक्टिविटी थी, प्रोग्रेस थी, मुलाजम बड़ी अच्छी होती थी, लेकिन आज मुलाजमों को उलझा के रखा है। कभी उसमें आपको मैं मज़े की बात बताता हूँ। पिछले दिनों हमारे पास कुछ लोग आए, मैं एग्जांपल देता हूँ, ये एग्जांपल है। वो किसी एक डिपार्टमेंट है वहाँ पे, जो है क्या कहते हैं उसको, डेली वेजर्स के तौर पे बड़ी देर से काम करते आ रहे हैं। वो डेली वेजर्स का काम था कि वो बेसिकली एक फॉरेस्ट एरियाज़ में, कुछ एरियाज़ में उनका काम था फील्ड वर्क, तो वो वहाँ काम करते और दैट वाज देयर जॉब। वो हमारे पास ये कहने आए थे कि हमको हेडक्वार्टर पे आके डोडा में सुबह आके वो क्या कहते हैं उसको, बायोमेट्रिक लगाना पड़ता है और शाम को फिर बायोमेट्रिक लगाना पड़ता है, क्योंकि कहा गया ऊपर से कि आपकी तनख्वाह नहीं निकलेगी। और बायोमेट्रिक लगाने की वजह से वो बेकार बैठे होते हैं वहाँ पे। फील्ड तो डिस्फंक्शनल हो गया है। किस किस्म की पॉलिसीज़ हैं हमारी। अब देखें, अगर आप कौंसल का ऑब्जेक्ट देखेंगे, ऑब्जेक्ट, कौंसल का ऑब्जेक्ट ये है, एक्ट में प्रोवाइडेड है, पार्लियामेंट के एक्ट में, कि डिस्ट्रिक्ट के तमाम अफेयर्स कौंसल देखेगी। कौंसल एक सुप्रीम बॉडी है डिस्ट्रिक्ट की। लेकिन मैं आपको फिर रिपीट कहूँगा कि हमसे कोई नहीं पूछता। वो जो उन्होंने करना वही करते फिर रहे, सिर्फ हमको मकोटा रखा है सामने। दिस इज़ व्हाट इज़ द सिचुएशन राइट नाउ। हाशमी साहब, एक बात आपने कही, शक्तिराज परिहार के लिए जो है कॉन्स्टिट्यूंसी जो है क्रिएट की गई थी, जी बिल्कुल। तो ऐसा भी होता है? यस, ऐसा भी होता है। अभी भी जो डिलिमिटेशन हुई, चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे हुई। असेंबली की डिलिमिटेशन जो हुई है, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो ऑब्जेक्शंस दी थी डोडा की, वो पढ़िएगा कैसे किया गया है। मतलब आपको मैं बताऊंगा, डोडा में जो कॉन्स्टिट्यूंसीज क्रिएट की गई है, ना कोई सर है ना प्यार है। लेकिन क्या कह सकते हैं हम क्या कह सकते हैं कि ये तो उन लोगों को सोचना चाहिए जो इस एक्सरसाइज में रखे, कोई थोड़ा लॉजिक, कोई जस्ट चीज़ हो, कोई ऑब्जेक्टिविटी हो। भाई इसको एक तरह से प्रिपोल रिगिंग कहा जा सकता है एक तरह से। अब आप डोडा में आइए। डोडा में दो कॉन्स्टिट्यूंसीज जो है, तीन हैं भद्रवाह समेत। डोडा में दो कॉन्स्टिट्यूंसीज क्रिएट की गई, डोडा ईस्ट और डोडा वेस्ट। उनमें इम्बैलेंस देखिए, पहले पहले इम्बैलेंस देखिए डोडा ईस्ट और डोडा वेस्ट में। अब डोडा वेस्ट में आप अब जब चलना शुरू करेंगे, चलिए आप डोडा, डोडा ईस्ट एक जोग्राफिकल एरिया से शुरू होती है और बहुत दूर अंदर भलेज तक जाती है, कारा तक, ठीक है जनाब। और डोडा वेस्ट टुवर्ड्स द वेस्टर्न साइड ऑफ डोडा टाउन है। लेकिन आपको मज़े की बात बताऊंगा, ईस्ट ईस्ट के सेंटर से जोधपुर का एक इलाका उठा के वेस्ट के साथ जोड़ दिया गया। कोई लॉजिक ही नहीं है, लेकिन जोड़ दिया गया। आप कह रहे हैं ऐसे होता है तो सामने है। जब वो डिलिमिटेशन हुई थी तब भी काउंसिल की, तो तब मैं अभी तो पोल प्रोसेस का हिस्सा नहीं था, लेकिन एज एन एडवोकेट कुछ पार्टीज़ ने, कांग्रेस ने मुझे कंसल्ट किया। हमने इस हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डाल दी थी, ऑनरेबल हाई कोर्ट में। तब ऑनलाइन चल रहा था कि ये जो ऑब्जेक्शंस हमारी ये तक कंसिडर नहीं की गई है कि ये गलत बनी है सारी की सारी। कोई ज्योग्राफिकल कंटिग्यूटी नहीं है, कोई कोई यूनिट होता है ना कॉन्स्टिट्यूंसी, मकसद है लोगों के काम करना, कल को डेवलपमेंट करना। लेकिन जब यूनिट ही नहीं हो
यूनिट ही डिसइंटीग्रेटेड डिवाइडेड हो, तो कैसे करेंगे? ऐसे होता है, ऐसे ही हुआ है कुछ अरसे से। दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड इन द रिसेंट पास्ट। हाशमी साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि रबड़ स्टैम्प्स जो है वो बना करके रख दिया गया है, आप एक डीडीसी काउंसलर हैं, आपके जैसे और भी जितने भी डीडीसी काउंसलर्स हैं अपने अपने एरियाज़ में जिस तरह से तामझाम दिखाते हैं या दिखाने की कोशिश करते हैं या डेवलपमेंट की बातें करते हैं, तो क्या सब दिखावा है? पूछ लीजिए उनसे, कितना डेवलपमेंट कर लेते हैं वो, पूछ लीजिए ना उनसे। मैं आपको बताता हूँ कि डिपार्टमेंट्स के, देखें, जो कौंसल बनी थी, जब बनी थी, तो उस स्टेज पे साथ में एक अनाउंसमेंट ये भी हुई थी गवर्नमेंट की, एंड दैट वाज अ पार्ट ऑफ द काउंसिल, कि द काउंसल्स विल हैव अ सेपरेट फाइनेंस कमीशन जो डायरेक्ट फंडिंग करेगी, फाइनेंस करेगी काउंसिल को। डीडीसी चेयरमैन्स के पास जिनका बड़ा हाई प्रोटोकॉल है, प्रॉपर ऑफिस नहीं है, उनके पास टेलीफोन के पैसे नहीं है, उनके पास मतलब उनके ऑफिस में लोग जाएंगे तो उनको अटेंड करने के लिए कोई 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 सिस्टम ही नहीं है, कुछ नहीं है। अब फाइनेंस कमीशन बनना था, लेकिन जितनी भी फंडिंग होती है उसके सारे रूल्स प्रोसीजर सब कुछ टाइट करके सेक्रेटरीट से आता है, वहीं से ऑर्डर आते हैं कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, क्या करना है, खर्च कैसे करना है, खर्च कैसे नहीं करना है, कितना देना है, कितना नहीं देना है, ये तो सब वहाँ से डिसाइड होता है। तो अब हम रबर स्टैंप नहीं हुए तो और क्या हुए? देखे ना, बेसिकली अगर हमने और फिर डिस्ट्रिक्ट के अच्छाई और भलाई को हमने देखना। मैं आपको बताता हूँ, हमारी कौंसल ने कोई 2-3 महीने पहले 3 रेजोल्यूशंस पास किए। उसूल ये बनता है कि रेजोल्यूशंस आर बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। उनमें एक रेजोल्यूशन ये था जो पास हुआ, यूनानिमस हुआ है पास। उनमें एक रेजोल्यूशन ये था कि जो गवर्नमेंट ने एजुकेशन सिस्टम को हमारे हार्ड विंटर जोन्स में, मैंने इनिशिएट किया था ना, हार्ड विंटर जोन्स में जो गवर्नमेंट ने एजुकेशन सिस्टम को उसकी हमारे हिसाब से शक्ल बिगड़ गई है कि अभी नवंबर में एग्ज़ाम होते थे, ठीक है, इन्होंने एग्ज़ाम करवा दिए, अप्रैल मार्च में होंगे। तो हमारे पूरे जो विंटर जोन्स हैं, हार्ड जोन, खास करके डिस्ट्रिक्ट डोडा या किश्तवाड़ या चिनाब रीजन के जितने भी इलाके हैं, वो तो आपके सामने है, वो तो हाई विंटर होता है, हॉट जोन है। वहाँ पे हुआ क्या, जो ही आपने एग्ज़ाम्स को डेफ़र किया तो सर्दियों की 3 महीने की छुट्टियाँ हैं। अब छुट्टियाँ अभी भी चल रही हैं, लेकिन छुट्टियों से उठ के सीधा बच्चा एग्ज़ाम देने जाएगा तो वो क्या एग्ज़ाम देगा? तो हमने रेज़ोल्यूशन ये पास किया था कि जैसे चल रहा था वैसे चलने दो, कोई उस पे सुनवाई नहीं, कार्रवाई। तो इससे ज़्यादा आपको क्या बताऊँ मैं, क्या बताऊँ? हाशमी साहब, अगर बात करें हम, जो 9 जनवरी 2023 को एक ऑर्डर निकाला गया था जो पूरी जम्मू कश्मीर स्टेट में एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जानी थी, और लगभग 4 लाख कनाल जो जगह है वो भी रिट्रीव कर ली गई है, और अब ये कहा जा रहा है कि अब उसको फ़िलहाल होल्ड पे रखा जाएगा और जो जगह रिट्रीव करवाई गई है पहले उसका यूज़ किया जाएगा। तो क्या उसमें डीडीसी काउंसलर, सरपंच या मतलब इन लोगों की जो नुमाइंदे हैं लोगों के, इनसे कोई सलाह मशवरा या कोई बातचीत हुई, या आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात करें क्या सूरत हाल है? हमसे तो कोई कुछ पूछता ही नहीं है ना, मैं तो कह रहा हूँ ना। ये तो हम असर्ट करते हैं थोड़ा बहुत ऑफिसर्स को छोटे-मोटे कामों के लिए जो लोकल लेवल के, तो बाकी तो हमसे तो किसी ने नहीं पूछा। लेकिन जहाँ तक वो ताल्लुक है कि लैंड रिट्रीव करनी है, तो अल्टीमेटली फिर वही बात आती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी और मैंडेट ये है कि फॉर द पीपल, स्टेट की बेसिकली ड्यूटी है वेलफेयर ऑफ द पीपल, बिल्कुल। ठीक है। अब मैं तो कानून के ज़ावियों से बात करता हूँ, जो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा और समझा उसके ज़ाविये से बात करता हूँ। और कॉन्स्टिट्यूशन अगर कहता है फॉर द पीपल कि स्टेट की जो भी फंक्शनिंग होगी वो वेलफेयर ऑफ द पीपल होगी। अभी देखिए सोशलिस्ट एक मैंने कहा सोशलिस्ट इंडिया शैल बी व्हाट इज़ सोशलिज्म? इट मीन्स दैट द स्टेट्स ऑल फंक्शन शैल बी द पीपल ओरिएंटेड वेलफेयर स्कीम्स। तो लोगों को ही निकाल के तो फिर किसके लिए? और ऐसी जगहों पे खास करके स्टेट लैंड किसी गरीब आदमी को खाली करवाएंगे आप, तो किस यूज़ की, माँ सिवाय उसको परेशान करने के। परेशानी तो बहुत लोगों की, गवर्नमेंट तो कहती है कि हमने खुद सुना, एलजी साहब ने कहा, बाकी जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने कहा कि भाई हम किसी को नहीं छेड़ेंगे, हमने बंद कर दिया वगैरह, लेकिन ये ट्रिकल डाउन हो गया, नीचे नीचे एक्सप्लॉइटेशन चल रही नीचे के लेवल पे। अभी भी
ये आपके सामने रोज़, आप तो मीडिया कवर करते हो, मुझसे ज़्यादा तो आप जानते हो, रोज़ देखते हो क्या हो रहा है। तो स्टॉप तो नहीं हुआ ना, स्टॉप तो नहीं हुआ। और इसमें जो है बेसिकली रेवेन्यू के लोग इन्वॉल्व होते हैं, जो करने वाले होते हैं। अब रेवेन्यू वाले के पास कलम होता है, वो घुमा देता है कहीं मलकियती ज़मीन में भी घुस जाए। लोग तो घबराए हुए हैं ना, डरे हुए हैं, एक खौफ का माहौल है लोगों के अंदर, पता नहीं हमारी भी छिन जाएगी। तो इस सूरत हाल में गवर्नमेंट की ड्यूटी यही बनती है कि लोगों को रीअश्योर करे और यहाँ के लोगों की सुनी जाए। यहाँ के लोगों की, जो हम यहाँ रहने वाले हैं, या जम्मू कश्मीर की जो स्टेट है, एक प्रिंसली स्टेट है, यहाँ जो सैकड़ों सालों से लोग रहते हैं, 10 20 30 50 साल से नहीं, पुश्तनी रहते हैं, उनकी भी तो सुनवाई करो, वो भी सुनो वो क्या कहते हैं, उनका भी तो पता हो। लेकिन अगर वही फील करेंगे कि हम जो हैं कहीं नहीं हैं, तो दिस इज़ नॉट गुड। स्टेट तो माँ की तरह होती है लोगों की। स्टेट इज़ लाइक अ मदर टू द पीपल। यही है ना, रियासत वही बात आती है कि लोगों की भलाई का काम करती है। तो क्या एक्सपेक्ट करें रियासत के से कि वो लोगों के साथ माँ वाला ही सलूक करे, ना कि सौतेली माँ वाला सलूक करे यहाँ के लोगों के साथ। तो एक अजीब किस्म का एक कन्फ्यूजन है, एक अजीब किस्म की एक लोगों के अंदर अनसर्टेनिटी है। और इस सब चीज़ों को बहरहाल दूर एक ही चीज़ कर सकती है कि यहाँ का डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है रिवाइव हो, और बाज़ाब्ता तौर एक जो है लोगों की नुमाइंदगी हो। क्योंकि हमारा वाला एक्सपीरियंस मुझे लग रहा फेल हो गया, ठीक है ना। हमारा वाला एक्सपीरियंस जो है मुझे लग रहा फेल हो गया है, टोटली फेल है। मैं रिपीट कह रहा हूँ, टोटली फेल है। वो जो जिनकी बात कर रहे हैं धूमधाम छाम से दाते हैं, उनको पूछे ना, वही है ना बेसिकली। कभी कभी कहीं जगह किसी जगह इनाग्रेशन करवाने के लिए ले जाते हैं, उनमें क्या रोल होता है माँ सिवा रिबन काटने के, वो भी तो धोखा है लोगों को, है ना। तो बेसिकली जब तक यहाँ स्टेट में, अब देखिए 9 साल हो गए यहाँ पे कोई इलेक्शन नहीं हुआ है, लोगों में तो एक अनरेस्ट तो है, अनसर्टेनिटी तो है, अंदर से एक परेशानी तो है, एक्सेसिबिलिटी नहीं है, ठीक है ना। एक आम आदमी को डीसी नहीं सुनेगा तो क्या कर लेगा वो बेचारा आज, बताइए ना। निकाल देगा कमरे से बाहर, बोलेगा नहीं आओगे आप यहाँ, क्या कर लेगा वो आज। क्योंकि प्रोसेस डेमोक्रेसी का ऐसे चलता है कि हर एक के ऊपर एक जो है अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम होता है, और उसमें जो पॉलिटिशियन होता है, जो रिप्रेजेंटेटिव हो, उसकी अकाउंटेबिलिटी लोगों के पास होती है। बिल्कुल। जब वो अकाउंटेबिलिटी का पूरा साइकिल ही ब्रेक कर गया है, जब वो अकाउंटेबिलिटी के पूरा साइकिल ब्रेक कर गया है, तो फिर जिसको जो मर्जी आएगी, जिसकी ताकत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी ताकत है, ताकतवर लोग अपनी ताकत का हुनर आजमाते हैं लोगों के ऊपर। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट और बाकी चीज़ों में ये चीज़ें ठीक नहीं होती हैं, अच्छी नहीं होती है। हर जो बोल भी नहीं पाते हैं, वो उनसे भी पूछे, वो भी यही कहेंगे। बिल्कुल। हाशिम साहब, एक बात और सुनने में आ रही है कि अब बाहरी राज्यों के लोग भी जम्मू कश्मीर में जो हैं ज़मीनें खरीद सकते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको डोमिसाइल की भी ज़रूरत नहीं है। देखें, वो मुझे याद है कि जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था और गवर्नमेंट ने 370 एब्रोगेट किया था, तो होम मिनिस्टर साहब का एक स्टेटमेंट अगर आप कहीं को मिलेगा, तो उन्होंने कहा कि लैंड लॉज का जहाँ तक तल्लुक है, बात ज़मीनों पे आई, गो एंड ट्रेस इट। वो कैसे क्या करना है वो यहाँ की स्टेट असेंबली डिसाइड करेगी। दिस इज़ अ स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड, आई बिलीव, अगर आपको भी याद होगा। तो ये तो वाकई में स्टेट का, क्योंकि हर स्टेट, जितनी भी बाकी स्टेट्स हैं, लैंड लॉ इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट, लोकल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट। तो स्टेट असेंबली बनी नहीं, तो अब क्या कह सकते हैं कि कौन आएगा, कौन रहेगा, कौन। वैसे भी यहाँ पे पहले से ही बाहर के लोग रहते थे और बड़े कंफर्टेबली रहते थे, कब नहीं रहे यहाँ लोग। जम्मू कश्मीर के लोग वैसे भी मेहमान नवाज लोग हैं, अपनी सराखों पे बिठा के रखते हैं बाहर के लोगों को। यहाँ आज छोड़िए 2-4 साल, 5 साल, 10 साल पहले चलिए, आज से 10-20-30 साल पहले भी देखिए, आपका सारे का सारा मज़दूर तबका यहाँ पे है। जो एक ज़माने में मज़दूर जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, हम छोटे थे 15-20 साल पहले, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार वगैरह से यहाँ आके काम करता था, और जम्मू कश्मीर को दुबई कहता था। बिल्कुल। क्योंकि जितनी वेजेस उनको यहाँ मिलती थी, इंडिया के किसी और हिस्से में नहीं मिलती।
लेकिन अब जम्मू कश्मीर आहिस्ता आहिस्ता खुद ही गरीब हो रहा है, तो उनको भी बेचारों को अफेक्ट पड़ेगा। वो जो बाहर के लोग हैं उनके लिए कब रास्ते बंद थे इस रियासत के? कब यहाँ की रियासत के लोगों ने कभी किसी को रोका कि यहाँ मत आओ? जो भी यहाँ आया तो यहाँ का रह हो के रह गया, भला उसके पास अपने नाम कोई ज़मीन ना हो, लेकिन वो तो घरों में रहते हैं, मकान है उनके, नहीं है? पूरी रियासत के तूल अर्ज़ में हम जम्मू भरा पड़ा है आपका। हमारे इलाके में डोडा में, हमारे इलाके में डोडा में मेजॉरिटी देखिए मज़दूर कौन है? पूरे चिनाब वैली में देखिए मज़दूर कौन है? तो बाहर के लोग हैं। ये बेसिकली पता नहीं व्हाट इज़ द इंटेंशन, आई डोंट अंडरस्टैंड। वी कांट हम डिसफर तो कर नहीं सकते, बट व्हाट इज़ द इंटेंशन दे नो बेटर। हम 2-3 चीज़ों में, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं डिपार्टमेंट वाइज बताता हूँ आपको, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। आपने कहा डेवलपमेंट का पहिया जो है ना वो रुका हुआ है। कैसे रुका हुआ है? आपकी बिजली का डिपार्टमेंट है, पावर डेवलपमेंट, जिसको बाद में पीडीसीएल बनाया इन्होंने। मेरे इलाके में, बैकवर्ड इलाके में सबसे बड़ा इशू जो है वो पोल्स का है, इलेक्ट्रिक पोल। अगर आप हालत देखेंगे, पेड़ों के ऊपर तारे हैं हाई टेंशन, ठीक है, छोटी छोटी वो जो होती हैं वो स्टिक्स, उनके ऊपर हाई टेंशन लाइन्स है। मतलब दुनिया में कहीं ये मुमकिन ही नहीं है। उससे होता क्या है, एक तो थोड़ी सी बारिश का कतरा गिरेगा तो बिजली गई लोगों को, और कई कई दिन चली जाती है। दूसरा पावर ओटेज है, यानी कि अगर इस गाँव को बिजली जा रही है तो अगर इसका कंजम्पशन जो है से 1 मेगावाट है तो ये 3 हो जाएगा इस पावर ओटेज की वजह से। तो गवर्नमेंट की बिजली का फ्लो का भी नुकसान है। थक गए हम दे दे के, लेटर लिख लिख के, डीपीआर्स दे के मैंने दी कि हमको पोल दे दो, इसको ऑगमेंट करो सारे सिस्टम को, कोई नहीं सुनता। मेरी आज भी पड़ी हुई है 1-2 करोड़ रुपए की अपने इलाके के लिए डीपीआर 2 साल से, कोई नहीं सुनता। चलते हैं कागज़ उधर से इधर, उधर से इधर, उधर से इधर। उसके बाद इन्होंने 2 बार हमको 3 बार कहा कि हम जो है उसमें एक जनरल टेंडर कर रहे हैं जी 34-35 करोड़ रुपए का। 3 बार वो टेंडर फ्लोट हुआ, 3 बार कैंसिल किया गवर्नमेंट ने पिछले 2-2.5 साल से। ये एक पावर सेक्टर है, ठीक है। आर एंड बी को ले लीजिए आप, हालांकि आर एंड बी बेटर वर्क करता था, लेकिन उनके पास भी लिमिटेड ऑप्शन है। नए प्रोजेक्ट्स डीपीआर देने सिर्फ नाबार्ड में देंगे आप, बाकी सारी स्कीम्स रुकी पड़ी हैं। नाबार्ड में पहले आपने सर्टिफिकेट देना है कि लैंड कंपनसेशन लोगों को डिमांड नहीं करना है। कैसे आप ये इंश्योर करेंगे कि 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर का रोड है कि कोई एक आदमी खड़ा होकर उस रोड को नहीं रोक देगा? नहीं मानेगा वो। तो लैंड कंपनसेशन के बगैर रोड नहीं बनेगी, तो वो भी रुक गया, ठीक है ना। पीएचई में जेजेएम की स्कीम 2 साल से, तो अभी ऑन ग्राउंड तो हमने कोई फ्रूट्स देखे नहीं उसके। मे बी वो समथिंग वी विल सी इन दैट। तो ये मेजर डिपार्टमेंट्स है, बिजली, पानी, सड़क जो आप कहते हैं, ठीक है। तो ये तो अगर काउंसिल थी डिस्ट्रिक्ट में, ये तो उनको देखना चाहिए था कि कैसे करना, क्या नहीं करना। दे शुड हैव बीन फंडेड, दे शुड हैव बीन यू नो मेड, काम कैसे करना, क्या करना है। लेकिन देयर इज़ नो अकाउंटेबिलिटी टू द ऑफिसर्स टू द काउंसिल। आम जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? आम जनता के लिए बस वही जो गवर्नमेंट भी कहती है, सेल्फ रिलायंस करो, खुद ही करो जो कुछ करना है। और क्या, मैं क्या कह सकता हूँ इसके अलावा? मेरे पास कौन सा मैसेज है देने के लिए? है कोई? ये जो मैंने पूरी आपको सिचुएशन कही कि अच्छा, इस वक्त जो सूरत हाल है, मैं एक और लास्ट बात जो आपको कहूँगा वो ये है कि पूरी इस स्टेट में पिछले 2 साल में द सोल डायरेक्ट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हम हैं, लोगों के नुमाइंदे। बिल्कुल, लोगों के नुमाइंदे हम हैं, सोल, और तो कोई नहीं है। जब हमारी सुनवाई नहीं तो लोग क्या मैसेज देंगे हम, ठीक है ना, क्या मैसेज देंगे? तो लिहाजा इस सूरत हाल में बात वहीं चली जाती है जब तक लोगों के अपने रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं होंगे और एक सिस्टम इन ऑर्डर नहीं होगा, तब तक ये कन्फ्यूजन रहेगा। चलो, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ डीडीसी काउंसलर फ्रॉम डोडा, एडवोकेट असीम हाशमी जी। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शेयर इंडिया। मैं अरफाज मडांग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।